नमस्ते। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र हुए हमारे देश को आज 72 साल हो गए। बड़ी बात। और इस 72 साल में हमने बहुत रास्ता कवर किया। हम बहुत, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक एक लंबा फासला तय करके आज हम खड़े हैं। अ, मैं आज कुछ चीजें इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि आज हम लोग कोई बहुत ठेठ पॉलिटिकल बात इंडिविजुअल की नहीं करेंगे। एक जनरल बात करेंगे, क्योंकि हालांकि कल एक बड़ा चीज हुई उत्तर प्रदेश में और उसको दिन भर वो मीडिया में चलता रहा, इधर उधर चलता रहा। आरपीएन सिंह साहब थे, पडरौना कुशीनगर मेरे बगल का क्षेत्र है, वहीं से एमपी रहे थे, मंत्री रहे थे। उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, सीपीएन सिंह साहब, वो भी मंत्री रहे थे। और वो कल कांग्रेस छोड़ के उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। तो बड़ी खबर थी, दिन भर इस पे चलता रहा। थोड़ा इसी इसी उस पे कि ये जो चुनाव आता है तो उस समय बहुत से लोग एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में नेता जाते हैं, और वो किस लिए जाते हैं, क्या जाते हैं, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं भी समझता हूं, मैं भी आपसे सीखता ही हूं। ये मेरे विचार हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी इसमें बताइए कि ऐसा है कि जब देश आजाद हुआ तो उससे पहले ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। ये हुआ था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाए, संविधान चलाए, रूल ऑफ लॉ जिसको बात थी। वो 3-4 साल मंथन हुआ उस पे। सारे अलग अलग विचारधाराओं के लोग बैठे, अलग अलग प्रांत से लोग बैठे, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बैठे, और उन्होंने खूब मंथन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन किया। और कॉन्स्टिट्यूशन ये हुआ कि ये संविधान है, इस संविधान के ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हमारा देश इस तरह से गवर्न होना चाहिए। तो भाई एक 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 हर जगह के किसी भी संस्था को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसी तरह से देश को चलाने का संविधान हुआ। और वो संविधान 1950 में लागू कर दिया गया इस देश में। संविधान लागू हो गया, देश में एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर के उसमें। लेकिन जो पॉलिटिकल बात थी इस सारे उसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारा गणतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और ये हुआ कि एक हम मजबूत लोकतंत्र, जहां पे लोकशाही, जहां पे हमारा और आपका और किसी का भी वोट बराबरी का हो, चाहे वो देश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति मुकेश अंबानी साहब हो, और चाहे वो सबसे जो जो गटर में घुस के कूड़ा साफ करता है, गंदगी साफ करता है, उसके और उसके वोट बराबरी की बात हुई। ये लोकतंत्र था। और ये हुआ कि ये रूल ऑफ लॉ रहेगा। इस सारे को करने के लिए ये हुआ कि एक सरकार चाहिए थी। सरकार कैसे बने? सरकार चुनाव से बने। चुनाव होगा, लोग अपने मनपसंद कैंडिडेट्स को चुनेंगे, वो कैंडिडेट्स आके अपने नेता को चुनेंगे, और फिर एक गवर्न होगा। मोटा तौर पे ये था। और गवर्न कैसे होंगे वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि आप ऐसे ऐसे सरकार चलाएंगे। अब जब देश आजाद हुआ तो कुछ 4-5 विचारधाराएं बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं पार्टीज की बात कर रहा हूं। एक विचारधारा कांग्रेस अपने को कहती थी, जो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन को करके आई थी, पूरा उसके पास उतना अनुभव भी था, परिपक्व भी थी, और वो एक कांग्रेस की विचारधारा मानी गई। एक समाजवादियों की विचारधारा मानी गई, जो मूल रूप से कांग्रेस से ही निकले थे, लेकिन वो एक केवल सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, वो कहीं कहीं समाज में भी जो चीजें थी, जो जो भी व्याप्त दिक्कतें थी, उसको दूर करने की भी बात करते थे। तीसरा एक कम्युनिस्टों का रहा, जिन्होंने वर्ग भेद और जो समाज में ऊंच नीच, गैर बराबरी की बात थी, उस पर उन्होंने बात की थी। और एक चौथी धारा और निकली उस समय, जो जनसंघ के रूप में आई, जो हिंदू राष्ट्रवाद और इस तरह की बातें उस समय भी करते थे। ये मोटे तौर पे ये चार धाराएं चलने लगी। हर उसमें अंतर विरोध भी था, कांग्रेस में उसके अंदर भी चलने लगा, समाजवादियों में अलग अलग धड़े होने लगे, कम्युनिस्टों में अलग अलग धड़े होने लगे, वो सब चलता रहा। मैं इसको ये कहूंगा कि प्री इमरजेंसी 1975 तक ये सारे लोग आते आते क्या होने लगा कि जो पक्ष था, जो सत्ता थी, वो आइडेंटिफाई की जाने लगी इंदिरा गांधी और कांग्रेस से, कि भाई ये सत्ता पक्ष है। और जो विपक्ष था वो आइडेंटिफाई होने लगा
इन सारी जो बाकी विचारधाराओं थी वो, तो सारे विपक्ष में एक दूसरे से अलग विचारधारा के होने के बाद भी सत्ता पक्ष में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के विरोध में ये लोग एक जगह, एक उस पे दिखाई देने लगे आपको, एक प्लेटफॉर्म पे। इमरजेंसी लगी, 1977 में फिर हुआ कि चुनाव होगा और सारे विपक्ष ने मिलके सत्ता पक्ष को चुनौती दी। सत्ता पक्ष मतलब इंदिरा गांधी और कांग्रेस को। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि हरदम वो टर्निंग पॉइंट माना जाता है देश का, और ये होता है इंदिरा गांधी ने इतनी बड़ी हार हुई और उनको सबक सिखा दिया गया, लेकिन उसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। 542 सीट थी 77 में, उसमें से जनता पार्टी, सारे इन लोगों ने मिलके 295 295 सीट जीती और वोट परसेंटेज रहा 41.32%। कांग्रेस, जिसको ऐसा कहा गया कि इमरजेंसी लगाने की सजा इंदिरा गांधी को, जो उनकी डिक्टेटरशिप थी उसकी वजह से, संजय गांधी की जातियों जो तरह से उन्होंने किया, इन सब की सजा के बाद भी कांग्रेस को 154 सीट मिली, 154 सीट्स, और वोट परसेंटेज रहा 34.52%। 7% वोट करीब ज्यादा था जनता पार्टी का, और यह माना गया कि वो अभूतपूर्व मैंडेट था, ऐसा मैंडेट कभी आया नहीं था। अब धीरे धीरे 77 में ही क्या हो गया कि जब ये कांग्रेस और इंदिरा गांधी को हटा के विचारधारा जब इधर आई, हालांकि उसमें भी कांग्रेस का एक पक्ष टूट के, जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से जगजीवन राम जी, बोगड़ा जी, नंदनी साहब, ये सब लोग इधर आ गए थे। उन लोगों ने अब क्या होने लगा, अब मूल विचारधारा कहीं बैकग्राउंड में चली गई। अब सत्ता कैसे हासिल की जाए, सारा विमर्श, सारी चीजें इस पे होने लगी। और पोस्ट इमरजेंसी की जो अगर आप बात देखेंगे तो हमारे लोग कैसे जीते, विचारधारा आप सेकेंडरी होने लगी, लोग कैसे जीते इस पे सारा विमर्श होने लगा। और उस समय आपने अगर देखा होगा कि दो विचारधारा, एक विचारधारा जो पोस्ट मंडल के तक ये सब चलता रहा। पोस्ट मंडल में दो तरह की लीडरशिप हुई। एक लीडरशिप, मंडल आ गया, मंडल के बाद लीडरशिप में क्या हुआ कि एक ने कहा कि एक लीडरशिप हुई कि राम मंदिर के नाम पे वोट। राम मंदिर के नाम पे वोट मतलब धर्म को कहीं ना कहीं, धर्म की बात करो, धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में, इत्यादि बात करके आप धर्म के नाम पे वोट लीजिए। और दूसरा क्या हुआ कि पोस्ट मंडल में कुछ नेता लोग आ गए जो चैंपियन ऑफ बैकवर्ड्स हुए कि हम लोग बैकवर्ड्स के असली नेता हैं। वो पोस्ट मंडल वो था जिसमें लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव जी, कल्याण सिंह जी, मैं इन सबको उसी पोस्ट मंडल का मानता हूं। अब धीरे धीरे जो पहले एक लीडर्स होते थे ना, क्षेत्र में काम करते थे, लोगों से कनेक्ट होता था, वो दूर होने लगा। अब ज्यादा बड़ी क्वालिफिकेशन होने लगी, आप किस जात के हैं, आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जब ये पोस्ट मंडल चला और कांग्रेस भी बाहर हो गई, तो ये जो एंटी कांग्रेस वाले थे, एक बड़ी तादाद थी, हर पार्टी में थी, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहां जाएं, क्योंकि इन लोगों ने जात और धर्म की राजनीति की नहीं थी। इन्होंने मोटे तौर में कहा था कि जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग, और उस वंचित पे जब वो डिफाइन करते थे तो उस वंचित में अगर वो नाम शेड्यूल कास्ट का लेते थे तो नाम महिला का भी लेते थे। तो इन लोगों के लिए एक मुश्किल ये हो गया कि कहां जाए, क्योंकि जो पार्टीज बनने लगी बैकवर्ड की, वो इंडिविजुअल ड्रिवन होने लगी और संगठन और सरकार एक होने लगा। जो जो चीफ मिनिस्टर है वही अध्यक्ष भी होने लगा, इत्यादि इत्यादि, इस तरह का। अब ये सब जब चल रहा था पोस्ट मंडल में, तो बीजेपी का वो हुआ, और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने आज वो कांग्रेस की जगह ले ली है। और जो कांग्रेस की वो जो सारी बुराइयां थी, जिसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था, वो आज बीजेपी ने पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। वो चाहे परिवारवाद की बात हो, वो परिवारवाद बोलेंगे लेकिन अपने यहां सारे मतलब किसी के बच्चे को, किसी के लड़के को, किसी की बीवी को, किसी की बीवी के भाई को यही सब टिकट देंगे। पूरी तरह से परिवारवाद से ग्रसित जो कांग्रेस के लिए। भ्रष्टाचार, उस भ्रष्टाचार को का स्कोप और बढ़ गया। कर्नाटका में जिस तरह से आपने घोषित एक भ्रष्टाचार के व्यक्ति थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि आप लोग बताइए कि कितना है भ्रष्टाचार। ये दो कांग्रेस की चीजों को पूरी तरह से लिया और उसमें एक नया चीज इन्होंने डाली,
और वो थोड़ा एकदम से टेस्ट भी चेंज हुआ, लेकिन वो बहुत खतरनाक थी। और वो खतरनाक चीज डाली, नफरत की पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड। अभी तक पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं होती थी। झूठ बोला जाता था कि गरीबी हटाओ, देश बढ़ाओ, ये सब होता था, लेकिन हेट्रेड नहीं थी। बीजेपी ने एक नया मसाला लाया, जो इजाद किया, उन्होंने कहा एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान। मतलब हाल के दिनों में मुझे देख के अफसोस होता है, ये सोशलिस्टों का आज से नहीं, सोशलिस्टों का डॉक्टर लोहिया के जमाने से ये है। और वो अगर आप जमीन पे देखिए, आप फौज के किसी व्यक्ति से ठंडे दिमाग से पूछिए, तो हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर एक हरदम से चाइना रहा है। आज से नहीं, 1947 से आज तक चाइना ने हमारे सीमा पे जितना हमें तंग किया है, जितनी हमारी सीमा में उसने अधिकृत किया है, वो पाकिस्तान उस मुकाबले में कुछ नहीं किया है। लेकिन चूंकि बीजेपी को इससे मिलता है आराम की वो एंटी पाकिस्तान करो, एंटी पाकिस्तान करो, तो वो मुसलमान कहीं से उससे होता है, वो नफरत वाली बात। अभी हाल के दिनों में अगर उसने, शायद अखिलेश यादव जी ने कोई कह दिया कि भाई चीन दुश्मन नंबर है, तो मार टूट पड़े सब लोग। योगी आदित्यनाथ जी भी टूट पड़े, संबित पात्रा भी टूट पड़े कि ये तो इनकी चॉइस नंबर एक पाकिस्तान है, इत्यादि इत्यादि। जो घोषित वो है, हिंदुस्तान के जो सोशलिस्ट जितने पुराने हैं, उनका घोषित था हिंदुस्तान पाकिस्तान महासंघ बनाओ। लोहिया जी की कितनी किताबें इसमें हैं। खैर, तो अब ये नफरत की पॉलिटिक्स आ गई। इधर एक नया ट्रेंड और चला कि भ्रष्टाचार की वजह से चुनाव इतना महंगा होता जा गया कि अब बिना पैसे के चुनाव जीतना करीब करीब नामुमकिन था। उसकी वजह से क्या हुआ, उसका एक इफेक्ट सीधे सीधे ये हुआ कि अब ठेकेदार लोग पॉलिटिक्स में आ गए। जो ठेकेदार पहले चंदा देते थे, पीछे से किसी पॉलिटिशियन को कुछ पैसा देते थे, अब वो खुद नेता बन गए। और आज अगर आप देख लीजिए, आप अपने अपने जिले के किसी भी नेता को देख लीजिए, आप 10 नेताओं का नाम ऐसी रैंडमली उठाइए, 9 उसमें से कहीं ना कहीं ठेकेदारी उनके पास होगी। अच्छा, जब मैं ठेकेदारी बोल रहा हूं, तो मैं उसको व्यवसाय भी बोल रहा हूं, मतलब वो कोई ना कोई व्यवसाय कर रहे हैं। सबसे आसान व्यवसाय आज की तारीख में शिक्षा हो गया। स्कूल खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो, क्योंकि अब शिक्षा कोई सोशल वो नहीं है, सामाजिक काम नहीं है, अब शिक्षा का एक बिजनेस मॉडल है। कैसे बच्चे लाओ, कैसे वो करो, तो अब आपको ज्यादातर नेता किसी ना किसी धंधे में लिप्त दिखाई देंगे। जो पहले होता था ना कि लिखा जाता था कि आपका काम क्या है, सोशल वर्क। सोशल वर्क अब काम नहीं है, अब सबका काम कोई ना कोई धंधा कर रहा है, कोई ना कोई ठेकेदारी कर रहा है। तो अब किसी भी पार्टी में ये शुद्ध नेता मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत कम लोग हैं। किसी के महाराष्ट्र राष्ट्र में तो और अच्छा, वो चीनी मिली खोला हुआ है, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, इत्यादि इत्यादि। अब जब ये इधर क्या हुआ कि 2014 के बाद ये नफरत वाला खेल तो चल ही रहा था, इसमें एक नया इंग्रेडिएंट बीजेपी ने और जोड़ा। और वो क्या इंग्रेडिएंट जोड़ा, वो जोड़ा डर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने अब जो एक पक्ष एक विपक्ष, अगर आप मेरे विपक्ष में हैं, अगर आप मेरे विरोधी हैं, तो मैंने आपको डराना भी शुरू किया। मैंने आपको ईडी से, सीबीआई से, सेंट्रल एजेंसीज की तरह तरह के से अब डराना शुरू किया। और अगर आप मेरे यहां आ जाइएगा, तो तुरंत आपको, मतलब आपको वॉशिंग मशीन में डाल के सब कुछ धो दिया जाएगा। एक हाल का मिसाल, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके यहां 5 साल मंत्री रहे, कुछ नहीं, क्रॉस ओवर करके इधर आए, 2 दिन के अंदर एक पुराना कोई उनका वारंट निकल आया पुराने केस का। अब मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूं कि आरपीएन जैसे छोड़ के गए हैं। आरपीएन के पिताजी थे, आरपीएन एक विचारधारा को करते, तो आरपीएन मूल रूप से ठेकेदारी नहीं करते थे। आरपीएन उन चंद लोगों में से थे जो जो बेसिकली फुल टाइम पॉलिटिशियन जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज है, आरपीएन सिंह को क्या वो जगह भाजपा में मिलेगी जो उनको कांग्रेस में मिलती थी? वो झारखंड के इंचार्ज थे और क्या क्या थे। क्योंकि एक चीज और जान लीजिए, जहां जिस सीट से वो आते हैं कुशीनगर से, वहां पे बीजेपी के विजय दुबे जी ऑलरेडी वहां से सांसद हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, वहां के स्टैब्लिश्ड नेता हैं। दूसरे वहां के एक सांसद जिनका टिकट काट के विजय दुबे जी को इस बार दिया गया था, वो राजेश पांडे हैं। राजेश पांडे राजमंगल पांडे के लड़के हैं, हैवी वेट है।
वो वहां पे मतलब वो वहां पे उतना ही एक्टिव है। तो दो एक तरह से एमपीज के रहने के बाद आरपीएन सिंह को वहां कैसे एडजस्ट करेगी बीजेपी, उसके लिए एक बड़ा भारी सरदर्द होगा। और मेरे ख्याल में जो जो मुझे लगता है वो राज्यसभा की ही बात हुई होगी। मतलब आप पूरी तरह से बीजेपी के रहमो करम पे रहेंगे। अब आपका पीपल कनेक्ट बहुत अच्छा है, आप समाज में बहुत काम करते हैं, उसका मतलब नहीं है राज्यसभा में जाना है तो मतलब आप उस पार्टी के रहमो करम पे हैं। एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको समाप्त, कि अगर सारी व्यवसाय में, सारी नौकरियों में, इवन जज जब कोई बनता है तो वो पहले उसको परमानेंट जज नहीं बनाया जाता है, एडिशनल जज बोला जाता है, जो एक तरह के प्रोबेशन पे रहता है। नौकरी में आप जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप नई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों नहीं प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो 5 साल तक भाजपा के मंत्री बन के रहे, उन्होंने एन इलेक्शन से पहले पार्टी छोड़ दी। जो सवाल मैं उनसे भाजपा के मंत्री होने के नाते पूछता, अब वो मेरे साथ खड़े होके वो सवाल पूछेंगे। मतलब जिसकी जवाबदेही थी वो प्रश्नकर्ता बन गया। उसी तरह से जैसे कैप्टन अमरिंदर हैं, 4.5 साल चलाई सरकार आपने, जवाबदेही आपकी। अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी कुछ अच्छा हुआ, खराब हुआ, आपने किया नहीं किया, उसकी जवाबदेही। अब अमरिंदर सिंह इधर आ गए तो अमरिंदर से पूछ रहे हैं कि देखिए ये हुआ वो। अरे भाई आप सरकार में थे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो चुनाव से जस्ट पहले कुछ ना कुछ ऐसा रोक जरूर होनी चाहिए कि आप चुनाव से जस्ट पहले इधर आ जाइए टिकट लेके। जैसे असीम अरुण जी के लिए मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि वो चुनाव घोषणा के 3 बजे तक, 3:30 बजे तक वो निष्पक्ष अधिकारी थे। 4 बजे वो बीजेपी ज्वाइन कर लिए, वो मतलब एक पक्ष के साथ चले गए, स्विच ऑन ऑफ कर दिया, इतने इतने कॉम्पिटेंट थे। चलते चलते मेरे पास सोल्यूशन जो जो मुझसे अगर कोई कहे तो सोल्यूशन एक ही है, और सोल्यूशंस हैं। आप जब चुनाव में आए तो आपका जो भी एमपी या एमएलए कैंडिडेट है जो सिटिंग है, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आना है। भाई हम आए थे तो हमारे जिले में इतनी, या जो भी हमारी जो हमारा चुनाव जो जहां से मैं लड़ रहा हूं, उसकी आर्थिक हालात ये थी, सामाजिक हालात ये थी, इतने बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, इतने अस्पताल, जो भी था, एक कोई पैरामीटर हो जो पहले से डिफाइंड हो, और उस पे आके आप 5 साल में आपने क्या क्या इसमें कंट्रीब्यूट किया, उसकी बेसिस पे चुनाव लड़े। और उसी तरह से जो सत्ता की पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, वो अपना पुराना मैनिफेस्टो उठाए और उस मैनिफेस्टो को आके उस पर चुनाव लड़े। ना कि हम राम मंदिर और हम काशी विश्वनाथ और पाकिस्तान और बालाकोट और पुलवामा ये सब करने लगे। क्योंकि जब तक आप किसी भी नेता को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, ही विल नॉट बी क्वेश्चन। हमारी जो ये समस्याएं हैं, जो महंगाई हो चाहे हो, क्योंकि नेता को का डिस्कनेक्ट है। नेता को किसी तरह से इलेक्शन जीतना है, बड़ी पार्टी में उस इलेक्शन जीत के उसका रोल खत्म हो जाता है। फिर वो चंद नेता जो उस पार्टी के भाग विधाता होते हैं, वो अब 2-3-4 हाथों में वो सत्ता रह गई है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे ये देश चलाना है। तो इसलिए लोकतंत्र के लिए, गणतंत्र के लिए, संविधान के लिए आवश्यक है कि नेताओं की जवाबदेही बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।